भी इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखना। इट्स डेफिनेटली दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। और इसका रीजन ये है कि हमारा करियर केवल 1 या 2 साल का नहीं है, हमारा करियर लॉन्ग टर्म करियर है। सो लॉन्ग टर्म करियर का मतलब ये होता है कि यू हैव टू थिंक 5 years 10 years एज अ होरिजन, 15 years, मतलब लंबे होरिजन के हिसाब से आपको सोचना है। अगर हम डिसीजन बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेंगे ना, तो शुरू में पैकेज अच्छा लगेगा आपको, बट बाद में आपको ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं। ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आप कुछ नोट कर पाओ ना कर पाओ वो ठीक है, बट समझने की कोशिश करना है आपको सबसे ज्यादा। So criteria for career selection, right? The first criteria definitely, as everyone has mentioned, that it is money. Yes, पैसा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। कई बार मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से कि कौन सी प्रोफाइल लेने वाले हो आप। हर कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोई बोलता है टैक्सेशन, किसी किसी को फाइनेंस, ये चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही पैकेजेस सामने आते हैं, राइट, ये सारे क्राइटेरियाज खत्म हो जाते हैं। वो उस कंपनी में चले जाते हैं जो सबसे ज्यादा ऑफर करती है। ठीक है, तो और ये तो वही है, सबसे बड़ी रियलिटी तो यही है, बट स्टिल सो डेफिनेटली वन क्राइटेरिया इज मनी, सेकंड इज ग्रोथ। राइट, ग्रोथ का मतलब ये है कि आप किस प्रोफाइल में कितना सीखने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद दैट। टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ द मनी इज गुड बट ग्रोथ इज लिमिटेड, तो वो प्रोफाइल लेना है आपको जिसके अंदर आगे भी आपकी लर्निंग कंटिन्यूस बनी रहे, और जिसमें लर्निंग बनी रहेगी, राइट, that's where you will find that there is a higher growth opportunities. एक और क्राइटेरिया आपको सेट करना है, दैट इज फाइनेंस। राइट, फाइनेंस का क्या मतलब है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल आपको मिलेंगी जिसमें आपको आपके वर्क से रिलेटेड काम नहीं मिलेगा। आज तक आपने जो सीखा है, जैसे आपने टैक्स सीखा है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा, अकाउंटिंग सीखी, ऑडिट सीखा है, लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ कि काम करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो, राइट, तो ये कंप्लीटली अलग काम हो गया। आप बोलोगे कि ये तो हमने कुछ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी प्रोफाइल आती है जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, कंप्लीटली अलग होता है। तो एक क्राइटेरिया ये भी रखना है आपको कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, आई हैव टू गेट इनटू दैट। दैट्स वेयर योर प्रोफिशिएंसी विल हेल्प, राइट, वहीं पर आपको एज मिलेगा। राइट, ऐसी एक प्रोफाइल आपने सुनी होगी, दैट देयर आर प्रोफाइल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। राइट, आईटी कंपनीज में होती है बिजनेस एनालिस्ट, हाफ इट्स ह्यूमन एंड हाफ इट्स रोबोट, राइट। तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि, तो ये वैसी प्रोफाइल है ईआरपी एनालिस्ट की, जिसमें यू विल बिकम हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट। राइट, आपका आधा काम फाइनेंस का, आधा काम उसका आईटी इंजीनियर का। तो ये सिस्टम ऑडिट हो गई ऐसी प्रोफाइल। ठीक है, so that's why I believe that you should also understand that is it a core finance profile or not. Availability, right, availability is another one. हम लोग कितना ही बात कर लें, लेकिन अगर कोई प्रोफाइल अवेलेबल ही नहीं है, राइट, एंड इफ वी आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, तो इट डजंट मेक सेंस। यस, so I hope this part is clear to you कि आपको उसी जगह एफर्ट लगाना है जहां पर आपको आउटपुट मिलता है। If you are not getting an output in a particular profile or in a particular role, for example management consultancy, even if you apply, you may hardly get any reply from any of the top consulting firms. So we need to apply only those places जहां से आपको कुछ opportunities की possibility, otherwise it's a waste of time. So availability is another one. And fifth criteria is job switch. ऐसा ना हो कि लाइक हमने कोई जॉब लिया, और जॉब लेने के बाद, फॉर एग्जांपल पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आपको बहुत अच्छा ऑफर करते हैं, 20 lakhs 22 lakhs, लेकिन उसके बाद क्या? 22 lakhs का आपको पैकेज मिल गया, एंड व्हाट व्हाट आफ्टर दैट?
Are you getting any switching opportunities from there? If you're not liking the job for any reason, तो फिर क्या होगा उस केस में, राइट? तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे हिसाब से आप लोग जरूर से सोचें और इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे ही कोई जॉब सेलेक्ट करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मनी, ग्रोथ, इज इट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, is it available or not, and is there any growth opportunities, sorry, is there any switching opportunities available or not? क्योंकि apart from this one we have a career ladder program also that is for working professionals। तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हम लोगों से कंसल्ट करते हैं और वो कंसल्टेंसी में काफी सिचुएशन इसी टाइप की आती है। तो मैं आप लोगों का करियर केवल एक शॉर्टर होरिजन पे नहीं देख रहा हूँ। विथ माय 15 years of experience, I am trying to tell you those insights which will give you, which might give you a problem in future, right? So that's what we need to understand, right? So ये पांचों क्राइटेरिया क्लियर है आप लोगों को। अब क्वेश्चंस भी लेते जाते हैं साथ में। इज कॉर्पोरेट फाइनेंस अ गुड प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? कॉर्पोरेट फाइनेंस एक अच्छी प्रोफाइल है क्या इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? माय कंपनी इज अ स्टार्टअप एंड सो हियर दिस प्रोफाइल in companies startup, and so here this profile only deals with debit debt raising and covenant compliances related to it. You are already working, I think. Are you working already? Okay, you can unmute yourself. Basically देखो दो बातें आपके इसमें। पहली बात तो ये कि स्टार्टअप मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा टू जॉइन अ स्टार्टअप एज योर फर्स्ट जॉब। आप लोगों का सबका फर्स्ट जॉब है, तो मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है स्टार्टअप के लिए। इवन इफ इट इज सुपर डुपर एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप, तब भी आपको सोच समझ के करना है। डेफिनेटली डू डिस्कस विथ मी कि इसको हमें करना है नहीं करना है, ठीक है? दूसरा इसमें है कि जो आपका रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, फंड रेजिंग, राइट, डेट रेजिंग। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोफाइल। इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो that particular role definitely is a good one, but still like because it's a startup, right? So personally I won't suggest you to continue with that still। मतलब थोड़ा सा ये बहुत जनरलाइज्ड आंसर है। You can give me a call and we can have a discussion on it, yeah? All right, so this is one thing। Now second thing is opportunities कहाँ पर है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। Now you need you please all tell me where is the most of the opportunities available। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जो सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है अभी? कैंपस में सबसे ज्यादा हायरिंग कौन सी प्रोफाइल के लिए होती है? यस, एनीवन? बिग फोर, ऑलराइट। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर important slide that all of you should definitely understand this one, yes। ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? अब इसमें ऑडिट है, बैंकिंग है, ये सब आपके आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स हैं कहीं ना कहीं। इसमें भी एक बात अच्छे से समझिए प्लीज, दैट ये 5 जो दिख रहे हैं आपको सेक्टर्स, इनमें से किसी एक में आप प्लेस हो जाओगे, ठीक है? और फॉर दैट मैटर एनी और एनी स्टूडेंट, राइट, जो 8600 स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, ठीक है? उनमें से सारे स्टूडेंट्स इन्हीं किसी 5 प्रोफाइल में से किसी एक प्रोफाइल को ऑप्ट करेंगे। सो क्या है प्रोफाइल्स? पहला इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री, थर्ड इज बैंक्स,
fourth is firms, and fifth is others, right? So basically, what are these profiles, right? What are these profiles? What are these roles? एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दिस? तो पहली बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझो कि इसमें केवल और केवल 1% चांस है। और ये बड़ी हार्ड रियलिटी है जो आप सबको एक्सेप्ट करनी है कि इसमें केवल 1% चांसेस है। 1% में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज हार्डली अवेलेबल। यस, इसके कुछ रूट्स हैं, लेकिन जो इसके रास्ते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं मिलता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रोफाइल्स मिलती है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। बट प्लीज अंडरस्टैंड 1% पॉसिबिलिटीज देयर, 30% पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री। कंपनीज जो आती हैं, राइट, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आती है, 30% पॉसिबिलिटी आर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनीज। करीब करीब 20% पॉसिबिलिटीज ऑफ बैंक्स, राइट। बैंक्स आप की पॉसिबिलिटी 20% है, और 35% फर्म्स की पॉसिबिलिटी। राइट। बचे हुए जो रोल्स हैं, जैसे मैंने आईटी के रोल्स बताए आपको, और जो मिसलेनियस रोल्स होते हैं, उसकी रिमेनिंग पॉसिबिलिटी। तो जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 85% पॉसिबिलिटीज इनटू इंडस्ट्री, बैंक्स और फर्म्स। तो आप लोगों को इस पूरे इससे ये एक बात एकदम क्लियर रखनी है कि 85% हमको जिसकी पॉसिबिलिटी मिल रही है, हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, और बाकी की तैयारी अगर हमने 15% भी करी तो चल जाएगा। जैसे एग्जाम में होता है ना कि 85% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी किस चीज की है, उसी की आप तैयारी ज्यादा करते हो। तो सेम हैपेंस हियर एज वेल। यहाँ पे भी सिमिलर चीज ही है। 85% पॉसिबिलिटी जिस चीज की है, आपको उसी को पहले तैयार करना है। क्लियर है सभी को? तो अब ये इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट्स की। सो दिस इज बेसिकली टिपिकल हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट्स। ठीक है, एक टिपिकल कॉर्पोरेट जिसमें सीएफओ इज ऑन द टॉप, राइट, उसकी जो टिपिकल हायरार्की है वो ये है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको ऑन द टॉप, वर्टिकल्स दिख रहे हैं आपको। अकाउंटिंग दिख रहा है, ट्रेजरी दिख रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग दिख रहा है, टैक्सेशन दिख रहा है, फंड रेजिंग, इंटरनल ऑडिट। इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो बता सकता है नंबर्स क्या है, क्या डिनोट करते हैं? ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं हर बॉक्स के ऊपर। रेशियो, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ पीपल इन ईच डिपार्टमेंट, रेशियो ऑफ वैकेंसीज। ऑल राइट, वेरी गुड। सो बेसिकली ये वो चीजें डिनोट करती है कि अगर 100 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो आउट ऑफ देम 70 इज वर्किंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, राइट, बहुत अच्छे से समझिए ये वाला। 100 एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं तो 70 आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट, 3 are working for treasury, 15 are working for financial planning, 10 for taxation, 2 for fundraising, and 2 for internal audit. Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें ट्रेजरी में जाना है। अब आप अगर एक टिपिकल फाइनेंस एक कंपनी का स्ट्रक्चर समझ रहे हो, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि ट्रेजरी में दो ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, छोटी सी टीम है उसकी। तो अगर आपने ट्रेजरी ज्वाइन किया, तो एक तो वैकेंसीज कम मिलेगी, और कल को आपको फिर से स्विच करना होगा, तो फिर स्विच करने में दिक्कत आएगी।
राइट, एक तो ये बात होगी क्लियर। और दूसरी बात इसमें ये है कि 70% पीपल आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे ज्यादा जो हायरिंग की पॉसिबिलिटी है वो इसी डिपार्टमेंट, इसीलिए जितनी भी पीएसयूज आती हैं, रिलायंस आती है, वेदांता, आईटीसी, ये सारी ही कंपनीज बेसिकली इस ही वर्टिकल के लिए हायर, जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, फिक्स असेट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये चीज आ जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये लगे कि हमने सीए किया है और आप बोल रहे हो कि केवल अकाउंटिंग करना है क्या हमको फ्यूचर में। तो देखो, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और ये रियलिटी भी, दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसिडर्ड strong in the area of accounting, auditing and taxation. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यही चीज है। तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, क्योंकि आपसे अच्छा बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन और अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि यू हैव डन अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं कि ये 20 लाख का पैकेज लेकर आई, 25 लाख का पैकेज लेकर आई, 30 लाख का पैकेज लेकर आई, तो वो किस रोल के लिए हायर कर रही है? इसी रोल के लिए हायर कर। कई लोग इसका नाम रख देते हैं कंट्रोलरशिप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कई लोग उसको बोलेंगे कंट्रोलरशिप, कई लोग उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेकिन ये दोनों एक ही बात है। गोल्डमैन सैक्स आती है तो गोल्डमैन किसके लिए आती है? इसी रोल के लिए आती है, कंट्रोलरशिप प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली, इसमें एक और मैसेज है इसी बात में, और ये मैसेज है कि आपको इंडेस बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 30% पॉसिबिलिटी ऑफ यू वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स, और उसमें जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो किसकी है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। और उसमें दे आर लुकिंग फॉर एक्सपर्टीज इन इंडेस। तो इंडेस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो ये पॉइंट आई बिलीव सबको क्लियर है। दूसरा इसके अंदर एक और जो अट्रैक्टिव प्रोफाइल है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड माई करियर विद FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो मेरे लिए वो डेफिनेटली काफी अच्छा रहा था, बिकॉज अगर आपको CFO बनना है फ्यूचर में, तो FP&A आपको कवर करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल कवर करना पड़ेगा। कई लोग नहीं कवर कर पाते तो CFO नहीं बन पाते। मेरे लिए CFO बनना क्यों इजी हो गया? क्योंकि मेरे पहला जॉब ही FP&A में लगा। लेकिन FP&A डिपार्टमेंट छोटा डिपार्टमेंट होता है, वैकेंसीज कम आती है। तो आपकी किस्मत होगी तो उससे रिलेटेड रोल्स आपको मिल सकते हैं इन द बिगिनिंग, बट अगेन उसकी जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। मुश्किल से कुछ कंपनीज आती है जो FP&A के लिए आती है, राइट। तो कहने की बात इन शॉर्ट ये है कि दो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री में जो जिसके लिए हायरिंग होती है नॉर्मली। एक होता है रिपोर्टिंग और दूसरी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। तो आप जब तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए करो तैयारी, लेकिन खास तौर पर रिपोर्टिंग के लिए अच्छी तैयारी करो, जिसमें इंडेक्स बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर हो। यस, सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और जब आप लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ोगे और उसके बाद ऑब्वियसली करियर लैडर प्रोग्राम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन क्लाइंबिंग अप द कॉर्पोरेट स्टेप्स। ठीक है, तो वहां पर हम लोग और डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे, बट at this moment I think this is sufficient discussion for corporates. So prepare well for this one. 90% of 80% of the vacancies, big vacancies, they are coming for this category. जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हैं और उनके दिमाग में सवाल होगा कि किस चीज की तैयारी करें सबसे ज्यादा, बेसिकली यही है वो कॉर्पोरेट्स। वेदर इट इज एयरटेल, वेदर इट इज ITC, वेदर इट इज कोलगेट, ये सब कंपनीज इसी प्रोफाइल के लिए आ रही है। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू डेफिनेटली आस्क। सर एक सीवी से रिलेटेड डाउट था। CV से रिलेटेड थोड़ा सा रुक जाओ। इस पर्टिकुलर
फ्लो फ्लो का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ओके सो as per your experience which तो नहीं profile सर। should we choose, FP&A or corporate finance? I have done industrial training, both department have an option to choose now. डेफिनेटली देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि आपके केस में मुझे जस्ट गिव मी अ डायरेक्ट कॉल बिकॉज इट विल रिक्वायर अ वन टू वन कन्वर्सेशन डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो डू डिस्कस राइट ओवर द कॉल, दैट आई थिंक दैट वुड बी मच मच इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दैट। अभी मैं इससे तो आपको बता दूंगा तो उतना सही नहीं जाएगा वो। आगे दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज फॉर्म्स, राइट। अब आप बोलोगे फॉर्म्स तो हम फॉर्म्स में ही तो काम कर रहे थे अभी, तो फिर क्यों फॉर्म्स ज्वाइन करें, राइट। तो ये एक बात होती है। क्या सोचना है आप लोगों का, बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फॉर करियर ग्रोथ एंड लर्निंग विच प्रोफाइल इज बेटर? देखो, पहले मैं आपको प्रोफाइल्स बता देता हूँ और उसको लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि लाइक इनमें से कौन सी प्रोफाइल जो है वो बेस्ट प्रोफाइल है। तो एक कैटेगरी तो क्लियर है आपको, कॉर्पोरेट्स, जिसमें मेरा पर्सनल सजेशन है कि जरूर जाना चाहिए अगर कॉर्पोरेट्स में मिल रहा है। मैंने अपना पूरा करियर कॉर्पोरेट्स में निकाला है और उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो सीएफओ की पोजीशन होती है। तो डेफिनेटली मतलब कॉर्पोरेट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर जरूर करना चाहिए। नाउ फर्म्स की बात करें, बिग फोर की बात करें, बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? और अच्छे से अनम्यूट करके आप डिस्कशन करो, अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव डिस्कशन रहेगा हमारा। क्या बोलते हैं लोग आपको, जो आपके फ्रेंड्स हैं? आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं आपको, और बिग फोर ज्वाइन करना सर चाहिए नहीं? पे लिमिटेड होता है ना आपका थोड़ा फ्रेशर्स के लिए। हाँ, सॉरी। सर पे लिमिटेड रहता है ना आपको। पे लिमिटेड रहता है, सर अच्छा जो मतलब। पे रहता है ना पैकेज हाँ इनिशियल हाँ हाँ। फ्रेशर्स को एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट्स थोड़ा कम देता है। कॉर्पोरेट ज्यादा देते हैं, बिग फोर कम देता है। और बिग फोर काम भी ज्यादा कराता है, ऐसा भी बोलते होंगे। बोलते हैं ऐसा कि बिग हाँ फोर बहुत काम यस सर। करवाता है, लेट सेटिंग्स हाँ भी करवाता है। बहुत। यस सर। और एक ही काम कर पाते हैं वहाँ पे, मल्टीपल काम भी नहीं कर पाते। तो ये सब तो उसकी डिफिकल्ट साइड हो गई है। और ये मेरे ख्याल से सबको ही पता है, बिग फोर में काम ज्यादा करना पड़ता है, लेट सेटिंग्स करनी पड़ती है। एक ही रोल ऑफर होता है। और पे स्केल वैसे कम तो नहीं देते, ठीक ठाक, मतलब कम। कॉर्पोरेट्स देखो, दो दो तरह के कॉर्पोरेट्स हैं। एक है वो कॉर्पोरेट जो 15 लाख के ऊपर देते हैं, जो पहले दिन आती है कंपनीज, एज सिंपल एज दैट। और एक वो कॉर्पोरेट्स हैं जो जनरल दूसरे, जो थ्रू आउट द कैंपस चलता रहता है, जो 9 to 10 lakhs ऑफर करते हैं, 10-11 lakhs ऑफर करते हैं, इवन सम ऑफर्स लेस देन दैट, राइट। तो उनके कंपैरिजन में बिग फोर ऑफर्स समवेयर अराउंड 10 to 12 lakhs, which is a good start, decent start, not too bad, not too high, एवरेज स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब बिग फोर किन किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, पहला तो वो कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ पा रही है, और उसका रीजन हो सकता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी कम है। तो ऐसे केस में बिग फोर ले लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो बिफोर कैंपस मिल रहा है तो बिफोर कैंपस ही ले लो ऐसे केस में, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारे अटेम्प्ट्स के बेसिस पे वी विल गेट गुड शॉर्टलिस्टिंग, दे शुड वेट, दे शुड नॉट अप्लाई फॉर बिग फोर एट दिस मोमेंट, क्योंकि बिग फोर में करीब करीब हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज बनी रहती है। एक्सेप्शंस रहते हैं, पिछला अटेम्प्ट एक्सेप्शन था कि जिसमें बिग फोर में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बट अभी मैं जिस तरह से लिंक्डइन के ऊपर मैसेजेस देख रहा हूँ, देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग फ्रॉम बिग फोर्स। डेलोइट और ईवाई से तो बहुत ही रेगुलर देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है, राइट। तो जिनके अटेम्प्ट ज्यादा हैं ऑफ कैंपस अभी से अप्लाई कर दो बिग फोर के लिए। और जिनके अटेम्प्ट कम है उनके लिए ये कि आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, ठीक है।
फायदा क्या है बिग फोर का? बिग फोर का फायदा सबसे बड़ा ये है कि यू विल गेट एन ब्रांड, राइट? जो ब्रांड अगर आपकी आर्टिकलशिप में अगर एवरेज आर्टिकलशिप रही और मिसिंग रहा है, तो 1 साल बिग फोर में काम कर लो। जितने भी पुराने आपके बोल सकते हैं कि जो आपने आर्टिकलशिप में आपको लगा कि इतना अच्छा काम नहीं हुआ था, वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, और आपकी पूरी तरह से आपकी नई तरह से ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वर्किंग फॉर अ बिग फोर फॉर 1 ईयर डेफिनेटली विल improve your brand, will improve your resume, will improve your profile। तो ये उसका एडवांटेज है। ठीक है, सर तो बिग फोर फॉर दैट मैटर इट्स गुड। नाउ within big four there are many options. There are options like statutory audit, internal audit, ERP audit, GRC audit, forensic audit। इसमें से कौन सा बेस्ट है? और एक होता है ऑफशोर ऑडिट। ऑफशोर ऑडिट बहुत पॉपुलर है। वो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि इंडिया यूनिट में इतनी ओपनिंग्स नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपने घरों के अंदर थे। तो लेकिन ये वाला ऑडिट है, एसडीसी ऑफशोर ऑडिट, जिसमें आप जो आपकी अमेरिका में जो टीम बैठी है उसको सपोर्ट कर रहे हो, इसमें बहुत ओपनिंग्स थी। और ये सभी बिग फोर में इसमें ओपनिंग्स आई थी, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा चल रहा था कि हर कोई घर से ही काम कर रहा था। तो ऑफशोर बिजनेस इन यूनिट्स का बहुत बड़ा। तो इसमें ये सिचुएशन हो गई थी कि जो इंडियन बिग फोर्स है वो 8 लैक्स ऑफर कर रही थी, 9 लैक्स ऑफर कर रही थी, और ये वाली जो यूनिट है ये ऑफर कर रही थी 10 लैक्स, 12 लैक्स, विदाउट लुकिंग एट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो। आज भी ये यूनिट ज्यादा पैसा ऑफर कर सकती है, करती है कई बार। ठीक है, तो इन सब में बेस्ट क्या है? सो इन सब में बेस्ट, अगर आप मेरा व्यू लोगे, तो मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंडियन यूनिट का। क्योंकि डायरेक्टली क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है फाइनलाइजेशन का, बुक्स क्लोजर का। और हम लोग जब क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं तो बहुत सारी लर्निंग्स होती है। और यहाँ से जब हम यूएस टीम को सपोर्ट करते हैं तो एक बैक एंड वर्किंग होती है यहाँ पे, जो कि उतनी स्ट्रांग नहीं है लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, सो कभी आप इस पूरे उसमें जाते हो कि लाइक बिग फोर में ओपनिंग आई है, तो पहले तो ये देखो कि इसमें से कौन से वर्टिकल में आई है। इन 6 प्रोफाइल में से कौन सी प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, और इनमें से जो बेस्ट प्रोफाइल है दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि विच वन शुड बी सिलेक्ट, राइट? तो माय 100% पर्सनल सजेशन इज गो फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर इंडिया यूनिट। सर मेरे को एक डाउट था कि हाँ हाँ, आपने बोलिए। जैसे बोला कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं अगर, तो बिग फोर के लिए आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो हाँ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन द सेंस हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? अ, देखो, अगर आपके अराउंड 4-5 अटेम्प्ट्स के आसपास है, हाँ। 4-5 अटेम्प्ट्स से ज्यादा है, हम्म। तो ऐसे सर। केस में हम्म। ऑफ ऑफ कैंपस अगर ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो ले लेना चाहिए। अगर सर फोर से कम या फोर तक है तो अपन वेट कर सकते हैं। नहीं, तब भी मेरे ख्याल से ऑफर लेके रख लो, और हाँ। कैंपस भी दो, और फिर उसके हाँ। बाद डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा लेना ओके। बट सर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपने को कम टाइम मिलता है रिप्लाई करने का, कि अपने को विद इन, फॉर एग्जांपल विद इन 1 वीक अपने को रेस्पॉन्स देना रहता है। है। रेस्पॉन्स किस चीज का? कि अपने एक्सेप्टेंस का सर। देखो, एक्सेप्टेंस तो देना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कर लो, और एक्सेप्टेंस हम्म। करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए 2-3 वीक का टाइम ले लो, तब तक ओके। आपका कैंपस हो जाएगा। हम्म। और उस बीच कैंपस दे दो, तब तक शॉर्ट लिस्टिंग पता चल जाएगी। शॉर्ट ओके लिस्टिंग पे सर। पता चल जाएगी, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे कि करना है कि नहीं करना है। हम्म। सर ये राइट। जो कैंपस का पूरा टाइम रहता है, टाइम पीरियड जो कैंपस जो होते हैं सिलेक्शन, ये कितना रहता है लगभग टोटल, आईसीआई वाला?
ये 20 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, 20 फरवरी से। ओके। तो राइट, सर तो कब 20 तक चलेगा लगभग? ये चलेगा 20 फरवरी से, पूरा फैब चलता है, मिड ऑफ मार्च तक चलता है ये पूरा। ओके। डिपेंड करता है आपने कौन सा सेंटर लिया है उसके ऊपर। तो आप ग्रुप में एडेड हो तो मैंने आप उसमें बुकलेट भेजी हुई है, कौन से सेंटर पे कौन सी डेट्स रहने वाली है। सर वो मैं एक्चुअली आज ही ऐड हुआ तो ओके इसलिए। ओके ओके, सो आई सेंड इट अगेन। या ओके सर। ओके। सो ये क्लियर है सभी को कि अप्लाई करना चाहिए, और ये मैं आपको सभी को बोलूंगा कि अप्लाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। होल्ड बैक मत करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एग्रेशन अलग अलग हो सकता है आपका। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो, सेकंड अटेम्प्ट क्लियर हो, तो हो सकता है आप उतना एग्रेसिवली अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये मत करो कि बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे, आप अप्लाई पूरे पेस से करो। क्या प्रॉब्लम है अगर आपको कोई कॉल आ जाता है, उसका इंटरव्यू दे लेते हो, ऑफर लेटर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटेजी टू हैव some offer letters with you, because you do not know what is the kind of scenario that you will face in campus. कैंपस में कितनी कंपनीज आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड लेके चलो और अप्लाई एवरीवेयर। ठीक है। सर मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलिए। सर जैसे अभी अपन इसमें बिग फोर में ऐसा रहता है कि जैसे एक बार अप्लाई कर दिया अगर अभी, लेकिन अभी इट इज नॉट क्लियर कि मुझे कौन से जॉब प्रोफाइल में अभी, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो अभी अगर मैं अप्लाई कर देती हूँ तो इन कैंपस में एलिजिबल नहीं रहूंगी ना वापस से अप्लाई करने के लिए? हाँ देखो, ये मैंने बस कल भी क्लियर किया था। इसमें बेसिकली ये है कि आप अभी अप्लाई कर दो। ठीक है। कैंपस के कैंपस को लेकर अभी कंसर्न मत रहो। कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती है, एंड यू कैन सिलेक्ट ओनली 4 कंपनीज। ओके। तो सपोज आपको 10 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा, तो जो जिस कंपनी में आप अभी बैठ रहे हो उस कंपनी को छोड़ दो और बाकी कंपनीज को सिलेक्ट कर लो उसमें से। ओके। क्योंकि कैंपस में हमारे पास केवल 4 अपॉर्चुनिटीज ओके। है ना, तो दैट वे। और सर मार्क्स रियली मैटर्स सर अगर मतलब? ऑफ मार्क्स कभी कुछ कंपनीज के लिए मैटर करते हैं। वो 55% प्लस देखती है, बट वो बताती नहीं है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो मार्क्स कंसिडर करती है। पीएसयू में जनरली देखा है मैंने कि ओके। पीएसयू में करीब करीब 55% प्लस को ज्यादा कंसिडर किया गया है। ओके। हम्म। सर ऑफ कैंपस अगर अपन ट्राई करते हो और कोई कोर्स अगर अपना पेंडिंग हो, जैसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स, तो वो लिख सकते हैं क्या सीवी में? हाँ, परस्यूइंग लिख दो ना उसमें। अच्छा ओके सर। कोई भी कोर्स पेंडिंग है तो परस्यूइंग लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। यस सर। राइट। ओके ओके, गुड। सो फॉर्म्स, सो एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं कि हम डिस्कस कर क्या रहे हैं। राइट। सो बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी सीए के सामने। आईबी, इंडस्ट्री, बैंक्स, फर्म्स एंड अदर्स। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया अच्छे से, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ओपनिंग सबसे ज्यादा है। राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है इंडेस की। दूसरी हमने कैटेगरी डिस्कस कर ली, फर्म्स। फर्म्स के अंदर अगेन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, और फर्म्स में भी जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही आती है। टैक्स में कंपैरेटिवली कम आती है। तो टैक्स में जाना है तो अभी से ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है बैंक्स। राइट। इंडियन बैंक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इंडियन बैंक्स में दो तरह की अपॉर्चुनिटीज है। एक आती है क्रेडिट मैनेजर, एक होती है रिलेशनशिप मैनेजर। राइट। क्रेडिट मैनेजर क्या होता है? क्रेडिट मैनेजर वो होता है जो किसी भी पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस जज करता है। ठीक है। मुझे इनको लोन देना है या नहीं देना है, ये बेसिकली क्रेडिट मैनेजर का काम। ठीक है। तो ये एक प्रोफाइल होती है।
और आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक कई बार 1000 ओपनिंग्स लेके आती है। जब हमारा कैंपस हुआ था तब आईसीआईसीआई बैंक 1500 वैकेंसीज लेकर आई थी। मतलब पूरा कैंपस एक तरफ और आईसीआईसीआई बैंक एक तरफ, क्योंकि पूरे कैंपस में अगर 2500 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और उस 2500 में से करीब करीब लेट से 1000 वैकेंसीज जो आई वो आईसीआईसीआई प्लस एचडीएफसी की है। पहले आईसीआईसीआई आती थी, आजकल एचडीएफसी भी आने लगी है और वो भी वैसी वैकेंसीज लेकर आती है, कभी 800 कभी 900 वैकेंसीज। तो वो किस चीज के लिए हायर करते हैं? वो हायर करते हैं क्रेडिट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर, दोनों के लिए। क्रेडिट मैनेजर तो आपको क्लियर है, किसी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना। जैसे मुझे सपोज 10 करोड़ का लोन चाहिए, आप बैंक करो, मैं आपके पास आया, क्या चेक करोगे आप जिसके बेसिस पे आप मुझे लोन 10 करोड़ का लोन दे दोगे? पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में भी, क्या चीजें ऐसी जो आप चेक करोगे? I need, let's say, a loan of 10 crore. What will you check before giving the loan to me? बोलिए बोलिए। reason for taking the loan and repayable capacity of the client. वेरी गुड। रीजन और रीपेमेंट, रीपे कर पाएंगे कि नहीं, राइट? तो रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कैसे चेक होगा? यू विल चेक माय ITRs, you will check my balance sheet, you will check my net worth, you will check my bank statement, right? हाँ, ITR of 3 years, yes, that one। तो ये काम होता है बेसिकली क्रेडिट मैनेजर, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है बिकॉज इट्स रिक्वायर्स योर यूज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक तरह से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल। दूसरा एक और इसमें अच्छी बात क्या है कि इट इज अवेलेबल नॉट ओनली इन Tier 1 टाउन बट Tier 2 टाउन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर यहीं पे अवेलेबल है। बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे होम टाउन में भी मिल जाए, और ऐसी प्रोफाइल हो कि कल को हमको स्विच करना हो तो एटलीस्ट इट इज अवेलेबल। तो ये वैसी प्रोफाइल है जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में और बहुत सारी वैकेंसीज है। तो बहुत सारे लोग केवल इसीलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं कि एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज आता है इसके अंदर, और दूसरा यू कैन, इफ यू वांट टू स्विच यू कैन स्विच इजीली, एंड थर्ड इज ऑब्वियसली पैकेजेस। पैकेजेस अच्छे मिलते हैं इसमें, और अपने होम टाउन में भी अगर आप सर्च करोगे तो वहां भी इसकी वैकेंसी मिल जाएगी। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। दूसरा है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर मतलब बोल सकते हो सोफिस्टिकेटेड नाम है ये सेल्समैन का। यहाँ पे आपको सेल्स करनी है, उसको उन्होंने अच्छा सा नाम दे दिया है। बेसिकली लोन सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना, मेनली लोन सेलिंग के लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रहता है। जो 800-900,000 वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ बैंक्स के अंदर जो आती है, तो उसमें से मैक्सिमम जो वैकेंसीज है, आउट ऑफ दोस 1000 वैकेंसीज 600-700 वैकेंसीज आर फॉर रिलेशनशिप मैनेजर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप जाओ इंटरव्यू में तो देख के जाना कि आप क्रेडिट मैनेजर के लिए जा रहे हो या रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जा रहे हो, वेदर इट इज फॉर CM और वेदर इट इज फॉर RM। RM मतलब सेल्स। सेल्स का मतलब ये नहीं है कि हमको डोर टू डोर सेल्स करना है और कोई खराब सेल्स है। सेल्स भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन क्योंकि आप लोग उस चीज के लिए रेडी नहीं रहते हो, जनरली मैंने देखा है कि CA जनरली उस चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं। ये बोलकर कि हमारा सब्जेक्ट वैसा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट MBA मार्केटिंग टाइप का नहीं है। अदरवाइज जो बिजनेस हेड्स बनते हैं, CEOs बनते हैं, वो इसी प्रोफाइल से बनते हैं। RM से ही वो ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ है उसके अंदर काफी, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट है, इसमें टारगेट प्रेशर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये ये दोनों चीजें हैं फॉर दी बैंक्स। कोई क्वेश्चन हो अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड तो बताइए। हाँ बोलिए। Sir, if I cleared, as I cleared CA final in both group in first attempt with more than 60% mark, and I get an offer from banks in my hometown with 10 lakh CTC around.
should I join it or should I wait for a campus placement? Is it I get more better offer? देखो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है आपका तो डेफिनेटली यस, इससे बेटर चांसेस हैं कैंपस के अंदर। लेकिन Okay. होम टाउन में मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरी सिटीज में मिलने की गारंटी काफी है। Yeah, I am from Surat, so हाँ I तो get offer. मतलब इन सूरत आई डोंट थिंक यू विल गेट very good offers compared to this one, but if you are open for all location then you will certainly get. Okay, so thank you. Okay, welcome. Right, तो ये बात भी क्लियर होगी हमारी दैट ये तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो जो अभी हमने डिस्कस करा है ना, 85% चांसेस यही है कि आप इसी में प्लेस होगे, या तो किसी कॉर्पोरेट में, या किसी बिग 4, बिग 6, बिग 10 फर्म्स में, या फिर एज अ क्रेडिट मैनेजर। तो इन तीनों रोल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जब आपको पता ही है कि इसमें 85% पॉसिबिलिटी है, तो इन तीनों के लिए प्रिपेयर कर लो। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस रोल के लिए जाना है, और पूरी मेहनत करते रहते हैं उसी के लिए, और बाद में पता चलता है कि उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया मैंने, और वो शेयर करूंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इट्स नॉट, इट्स अदर वे अराउंड। व्हाट इज अवेलेबल, वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चीजें अवेलेबल है। अब जो चीजें रेयरली अवेलेबल है उसकी बात कर लेते हैं। सो जो चीज रेयरली अवेलेबल है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? इसके चांसेस बहुत कम है। तो फिर इसके लिए तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर आपको आईबी में जाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि यू हैव टू फाइंड फाइंड आउट द राइट रेफरेंसेस। आपको इसमें रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, वही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें आ जाती है: मर्जर्स, एक्विजिशन, वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेट इक्विटी, डेट सिंडिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। एंड इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई रोल मिलता है तो 100% ज्वाइन कर लेना चाहिए, राइट? मतलब इट इज दैट ग्रेट, ये उतनी अच्छी चीज है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईएम्स, वो भी इसी के लिए ट्राई करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो जितने भी दुनिया में फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो पहली पसंद है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इसमें कोई इट्स अ नो ब्रेनर, यू डू नॉट हैव टू थिंक एट ऑल। ये कुछ भी मिलता है ज्वाइन कर लो उसको, ग्रोथ ही ग्रोथ है उसके बाद आगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये रोल मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आपको इसमें जाना है, राइट, तो जाने के जो कुछ एक रास्ते हैं, राइट, उनमें से कुछ रास्ते ये आपके सामने है बोर्ड पे। पहला पहला रास्ता है कि जो सबसे डिफिकल्ट रास्ता है, एमबीए या सीएफए। अब आप बोलोगे अभी तो हम पढ़ाई करके फ्री हुए, आपने फिर बोल दिया पढ़ाई करने का। तो बट क्या करें, ये एक रास्ता है जो कुछ लोग लेते हैं। एक जो इजी रास्ता है इसका, वो रास्ता है, एक होती है ड्यू डिलिजेंस प्रोफाइल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, एफडीडी। तो वो पहली सीढ़ी है इसकी तरफ, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आईटी। सो if you can find out some references for FDD, join that. From FDD you can go into valuations, and from valuations you can go into core IT. तो डायरेक्ट तो आईबी में एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह का एक रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो यू कैन सर्च आउट पीपल हु आर वर्किंग फॉर एफडीडी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, राइट? सो एक ये रास्ता है। और तीसरा रास्ता ये है कि कोई छोटी सीए फर्म जो आईपीओ करवाती है, जो डेट सिंडिकेशन करवाती है, जो इक्विटी में फंड रेजिंग करती है, आजकल सीए फर्म्स भी करवाने लगी है, उसको ज्वाइन कर लो आप। जैसे मुंबई में एक फर्म है बंसी मेहता एंड कम, राइट? तो वो इस तरह की चीजें करवाती है। और आजकल हर सिटी में आप देखोगे कोई ना कोई फंड रेजिंग में कोई ना कोई सीए फर्म इन्वॉल्व रहती है।
तो ऐसे किसी स्मॉल फंड हाउस को आप ज्वाइन कर लो या कोई सीए फर्म को ज्वाइन कर लो। पैकेज कम मिलेगा लेकिन वो आपको राइट एक्सपोजर दे देंगे, ठीक है। फिर उससे वहां से आप बिल्ड करके और आईपी में चले। तो ये 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो, हायर स्टडीज, एफडीडी प्रोफाइल, और ज्वाइनिंग अ टियर 2 फर्म। एकदम हाई प्रोफाइल फर्म तो नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग अ टियर 2 काइंड ऑफ फर्म दैट कैन गिव यू वे टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। सो ये दिस इज माय थॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक इन इस पर्टिकुलर डिस्कशन पे? इसको इस तरह से समराइज भी किया जा सकता है कि इजीली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर इंडस्ट्री फर्म्स एंड बैंक्स। ये तीनों बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप naukri.com पे अभी रेज्यूमे बनाओगे, आपको अगले दिन से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी। इंडस्ट्री फर्म्स और बैंक्स, ये बहुत इजी है। और डिफिकल्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग एंड इक्विटी रिसर्च। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कौन काम कर रहे हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा और फिर उनको बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, वो सब पूरी प्रोसेस। सर हाँ बोलिए। सर स्विच करना किस में इजी रहेगा सर? जॉब स्विच। जॉब स्विच किस में इजी रहेगा? तो पहला सवाल तो ये कि जॉब स्विच करना क्यों है? सर लाइक फॉर बेटर ग्रोथ। बेटर ग्रोथ, जॉब स्विच करना है तो देखो, जॉब स्विच सब में पॉसिबल है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जॉब स्विच पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोफाइल स्विचिंग जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। जैसे कि सपोज आपने एक ज्वाइन करी इंटरनल ऑडिट फॉर एग्जांपल। अब आपको लग रहा है कि मुझे इंटरनल ऑडिट से अब मेरे को ऐसी जगह जाना है जो इंटरनल ऑडिट के अलावा किस कहीं पे जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है फिर। यस सर। लेकिन आप अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट में हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट से आप इंडस्ट्री में स्विच मार सकते हो। तो अगर हम प्रोफाइल स्विचिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। और कंपनी स्विचिंग की बात कर रहे हैं तो कंपनी स्विचिंग तो हो सकती है। मतलब हर पर्टिकुलर प्रोफाइल में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो जैसे कि बिग फोर की बात करें तो और कुछ नहीं तो लोग बिग फोर से दूसरी बिग फोर में चले जाते हैं। देयर आर 4 बिग फोर्स। तो फ्रॉम पीडब्ल्यूसी टू केपीएमजी टू डेलॉइट, ऐसे करके तो ऑप्शंस तो अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन सर स्टार्ट प्रोफाइल, करना। हाँ बोलिए। हाँ तो सर स्टार्ट करना कहाँ से सही रहेगा? जैसे स्टेट ऑडिट करूंगा तो फिर रेंज ज्यादा रहेगी चेंज करने की फ्यूचर में। हाँ, और इंटरनल ऑडिट से स्टार्ट किया तो फिर स्कोप कम हो जाएगा चेंज स्कोप कम करने हो का। जाएगा। इंटरनल ऑडिट में आपको उतना स्कोप नहीं मिलेगा। तो इस पूरे डिस्कशन को मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ, और आप चाहो तो इस स्लाइड का एक पिक्चर भी ले लो, ये आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा जब आप डिसीजन मेकिंग करो। तो इस स्लाइड का फोटो लेके रखो और इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ये वो प्रोफाइल्स हैं जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, जो अभी मैंने डिस्कस करी। स्टैट्यूटरी ऑडिट, एसडीसी, जीडीसी, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्रेडिट मैनेजर और सैप एनालिस्ट, राइट। जो सेकंड नंबर ऑफ कॉलम जो आप देख रहे हो प्रोफाइल का, और उसके आगे के जितने कॉलम है वो सब क्राइटेरियाज है। एक में पैकेज लिखा हुआ है, राइट, किसमें कितना पैकेज मिल रहा है। उसके बाद वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है कि इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स और नॉट। जो ग्रीन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जो येलो है वो पूरी तरह रिलेटेड नहीं है। जैसे इंटरनल ऑडिट पूरी तरह आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप किसी फार्मा कंपनी में जाओगे तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि 2 महीने तक आप केवल जो पर्टिकुलर दवाई बन रही है उसकी प्रोसेस को समझो। तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। आप इंटरनल ऑडिट ज्वाइन करते हो, आपको बोल सकते हैं कि किसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये देखो कि पूरा जो मटेरियल लग रहा है वहां पे उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट में स्कोप नहीं। इंटरनल ऑडिट में स्कोप है, बट यू नीड टू ज्वाइन द फर्म। आप फर्म ज्वाइन करो और ये मान लो कि मुझे इंटरनल ऑडिट में ही करियर बनाना है अपना, इंटरनल ऑडिट से बाहर नहीं आना है। उसमें करियर बनाओगे, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन नॉट स्विच, दैट इज द बिगर इशू। You can only grow in vertically,
विद इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये जो जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये सब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जो येलो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। ठीक है। उसके बाद इसमें ग्रोथ का है, लर्निंग्स का है। तो लर्निंग डेफिनेटली जहाँ जहाँ पर हाई लिखी है सभी जगह हाई लर्निंग से, केवल एसडीसी जीडीसी में मैंने मीडियम लर्निंग लिखी है। तो लर्निंग मीडियम है, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ भी उतनी कम हो जाएगी आप। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर लिखा है। फ्यूचर में क्या है, तो फ्यूचर सभी में ब्राइट है। आप फ्यूचर के पार्टनर, डायरेक्टर या सीएफओस हो, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हीं प्रोफाइल्स में अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आप पार्टनर, डायरेक्टर या सीएफओ तो बन ही जाओगे। ठीक है। किस में नहीं बनोगे, बैंकिंग में, और अगेन हाँ बैंकिंग में। बैंकिंग में यू विल बिकम नेशनल क्रेडिट मैनेजर। क्रेडिट मैनेजर की जर्नी कैसे होती है, एरिया क्रेडिट मैनेजर, रीजनल क्रेडिट मैनेजर, जोनल क्रेडिट मैनेजर और नेशनल क्रेडिट मैनेजर। ठीक है। तो वैसे उसकी ग्रोथ वैसी होती है। जॉब स्विच की बात करें तो स्टैट ऑडिट में देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जॉब स्विच करने की। प्रोफाइल स्विच भी कर सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी इंडस्ट्री, बहुत इजी स्विच मिल जाता है। एसडीसी जीडीसी में नहीं कर पाओगे, मतलब कम पॉसिबिलिटी है। इंटरनल ऑडिट में कर सकते हो, लेकिन केवल इंटरनल ऑडिट, और किसी में जाना मुश्किल हो जाता है। कॉर्पोरेट में रहते हो, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। क्रेडिट मैनेजर रोल में काफी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन केवल क्रेडिट मैनेजमेंट में। और सैप एनालिस्ट भी होगा तो केवल सैप एनालिस्ट में ग्रो आप मूव कर सकते हो। ठीक है। इन सब प्रोफाइल में से किस में आपके चांसेस हैं सीएफओ बनने के, तो सीएफओ बनना है अगर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये स्लाइड का एक पिक्चर जरूर ले लो, और जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो इसको एक बार का रेफर कर लेना। ठीक है। तो आज का डिस्कशन जो था वो केवल एक ग्लिम्स के हिसाब से था। आई एम श्योर अभी तो आपके सब थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं अभी जनरेट होना। ये कोई कंक्लूसिव सेशन नहीं था। इट इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया अबाउट व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट यू विल फेस इन फ्यूचर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है माइंड में तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल, और यू कैन सर्टेनली रीच आउट टू मी। माय नंबर is already there in the on the WhatsApp group. I believe almost all of you are there on the group। जो लोग अगर अभी ही ज्वाइन हुए हैं और ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं ऑफिस का नंबर इसमें मैं मैसेज कर देता हूँ। आप लोग ऑफिस के नंबर पे एक मैसेज कर दीजिए और वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उसका आपको अपडेट आता रहेगा, राइट। 15th of Jan से we will start all our sessions, right? जो हमारे formal sessions है for campus preparations, right? That will be starting from 15th of January. Both online sessions and offline sessions that we are planning to start. Our classes will be of 21 days, right? 15 days it is core preparation, and 6 days will be capped for revision. That will be in the end before the campus, right? So classes as such देखे जाए तो 21 days की combination of 15 plus 6 days, right? So करियर से रिलेटेड और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दैट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो। ऑल राइट। तो अब क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेंगे, आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट करोगे अलग अलग पोर्टल्स पे, फिर वैकेंसीज आएंगी और वो फिर आप के माइंड में आएगा कि इसको ज्वाइन करना है नहीं करना है। तो whenever you are getting any such things, definitely get in touch with me. A resume का format I have already shared on the group. Tomorrow session that will be conducting is about resume building, right? हम लोग resume कैसे build करना है आपको उसके ऊपर करने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए important रहेगा। तो do definitely attend it. संडे, कमिंग संडे को सारे ही जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए एक सक्सेस सेलिब्रेट करने का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, राइट। सो जो भी जिन लोगों के लिए भी पॉसिबल है, डेफिनेटली डू ट्राई
to come on 14th of Jan to Indore and do join the event, right? That is basically an event for networking, event for celebration, and some kind of career talks. Maybe some industry people will be coming in, right? So that is just for that will be definitely very important because most of the things are happening online and all those modes. It's always important that we also catch up, gather up sometime. Yeah. So that is all from my side. और अगर आपके कुछ questions हो तो yes, please tell me. सर अगर अभी ऑफ कैंपस में कॉर्पोरेट का मौका लगे, कोई वैकेंसी हो हाँ, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो. कॉर्पोरेट्स में रेंज जो होती है पैकेजेस की बहुत वेरी करती है. कई यस कॉर्पोरेट्स 5 लाख से भी स्टार्ट करते हैं, 5 6 7 8 9 10 ऐसे. आप कम से कम ये क्राइटेरिया लेके चलो कि एनीथिंग विच इज गिविंग यू मोर देन 10 lakhs उसमें आप अपीयर हो. ठीक है. अदरवाइज कैंपस के लिए वेट करो फिर. ओके. Sir, could you please share that resume format again in the group? Yes, I'll share it again. Okay. Yeah. All right. Okay. So nice talking to all of you once again. And thanks for your active participation and patience listening. I will see you all of you in our next sessions, right? You will get the update of that in the group. So bye-bye and good night. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.